आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी का पहला बिहार का दौरा हो रहा है। ये दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि पीएम मोदी ने बिहार की धरती से ही आतंकवाद को मिट्टी में मिलाने का संदेश दिया। अब मिट्टी में मिला दिया है तो फिर से बिहार पहुंच रहे हैं। राष्ट्रभक्ति तो बिहार की मिट्टी में हिलोरे मारती है, इसलिए आजादी की लड़ाई हो या फिर देश बदलने की क्रांति, इसकी टंकार बिहार से ही सबसे पहले सुनाई दी। एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी बिहार में राष्ट्रवाद की अलख जगाएंगे, ऑपरेशन सिंदूर की कहानी बताएंगे। लेकिन पीएम मोदी का एक सपना अभी भी अधूरा है। 2014 में देश की कमान संभालने के बाद से पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की जोड़ी ने बीजेपी को एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर प्रदर्शन कर जीत दिलाई। ये जोड़ी बूथ लेवल मैनेजमेंट को अपनी रणनीति का केंद्र मानती है, लेकिन बिहार की जंग फतेह नहीं कर सकी। बीजेपी अपने दम पर कभी भी बिहार की सत्ता में नहीं आ सकी है। ऐसे में बीजेपी को सियासी बुलंदी पर पहुंचाने के बाद पीएम मोदी की ख्वाहिश इस राज्य में अपनी पार्टी का सीएम बनाने की है। इसके लिए पूरी ताकत प्रधानमंत्री मोदी ने इस समय लगा दी है और पिछले 7 महीने में 5वां बिहार का दौरा पीएम का है। आज शाम को पीएम मोदी पटना बीजेपी कार्यालय में बड़ी बैठक करने वाले हैं और बैठक में क्या कुछ चर्चा होगी, इस पर बात करते हैं मेरे सहयोगी के साथ। अदिति अभी से कुछ ही देर बाद हमारे साथ जुड़ने वाली है, लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी इस समय पटना पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी का दौरा कई मायनों में इस बार खास है। उत्तर बिहार में बीजेपी की मजबूत पैठ बनाने की कोशिश, दक्षिण बिहार में नई सियासी जमीन तैयार करने का जो लक्ष्य है, जो टारगेट है, वो पीएम ने रखा है। 48,540 करोड़ की सौगात जो है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से दी जानी है। बिहार में आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले बीजेपी की तैयारी पूरी तरीके से पुख्ता है। इस समय एनडीए की सरकार है बिहार में और मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार हैं। इस बार भी नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही संभवतः बीजेपी जो है चुनाव लड़ने वाली है। एनडीए पूरी जो चुनाव है वो लड़ती हुई नजर आएगी बिहार में, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अपनी पैठ और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 दिनों का बिहार का यह दौरा प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से रखा गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार में राष्ट्र शक्ति का प्रदर्शन होगा। जातिवाद के बजाय राष्ट्रवाद को मुद्दा बना करके चुनावी रैली की जाएगी और संभवतः इसका फायदा हो सकता है बीजेपी को बिहार में मिल भी जाए, क्योंकि बिहार चुनाव की जो पूरी धुरी है वो जातिवाद पर टिकी हुई है, जात-पात पर टिकी हुई है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से जब ये कार्यक्रम रखा गया है, जो रोड शो होंगे, इसका कितना फायदा बीजेपी को आने वाले दिनों में मिलेगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प रहने वाला है। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी कई सारी सौगातें लेकर के बिहार पहुंच चुके हैं। बिहार में प्रधानमंत्री मोदी रोड शो करेंगे। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में पार्टी नेताओं के साथ होगी मुलाकात। सहयोगी दलों के नेताओं से राजभवन में प्रधानमंत्री मोदी मिलने वाले हैं। बीजेपी का बिहार में अपने दम पर सत्ता में आने का जो लक्ष्य है वो रखा जा रहा है। विक्रमगंज रैली से मगध और फिर शाहबाद को साधने का जो लक्ष्य रखा है पीएम ने, ये कितना कारगर साबित होता है, ये देखना आने वाले दिनों में दिलचस्प रहने वाला है। लेकिन दक्षिण बिहार बीजेपी के लिए उत्तर बिहार की तुलना में कमजोर है और उत्तर बिहार में बीजेपी की मजबूत पैठ है। दक्षिण बिहार में नई सियासी जमीन तैयार करने का टारगेट है। मोदी की रैली से मगध, शाहबाद में बीजेपी का प्रभाव जाहिर है बढ़ जाएगा। बिहार चुनाव को लेकर के पीएम की जो स्ट्रैटेजी है वो इस समय है बीजेपी कार्यालय में बैठक कर भविष्य की रणनीति बनाई जाएगी। इस बैठक में 175 से ज्यादा बीजेपी नेता मौजूद रहेंगे। बीजेपी नेताओं की राय लेंगे और बिहार के चुनावी मुद्दों पर चर्चा होगी। पीएम मोदी ने बिहार की रैली से ही आतंकवादियों को कड़ा संदेश दिया था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बिहार में राष्ट्र शक्ति का संदेश देंगे। जातिवाद की बजाय राष्ट्रवाद को मुद्दा बनाकर चुनावी कैंपेन भी बीजेपी कर रही है। बिहार में प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए हैं। 2 दिवसीय ये दौरा है। चुनावी घड़ी इस समय है और सौगातों की झड़ी बीजेपी की तरफ से लगाई जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा कई मायनों में बेहद खास है। सर्वेश, मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो पटना से समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, क्या कुछ तैयारी इस समय और आपकी मौजूदगी कहां पर? जी देखिए शिखा, इस वक्त आयकर गोलंबर पे मौजूद हूँ पटना के, जो कि बीजेपी कार्यालय से महज 100 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से इंतजाम किए गए हैं। पीएम मोदी पटना एयरपोर्ट पर लैंड कर गए हैं। वहाँ पे पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन करने के बाद बेहटा के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का शिलान्यास का भी कार्यक्रम है। उसके बाद तकरीबन 5 बजे के आसपास पीएम मोदी का काफिला रोड शो के जरिए वहाँ से निकलेगा और उसे पूरा मोड़ होते हुए, बेली रोड होते हुए इनकम टैक्स चौराहे पर इस जगह पर आएगा। यहाँ पर तमाम इंतजाम किए गए हैं। लोग यहाँ पे
आने शुरू हो गए, लोगों की भीड़ आपको देखने को मिल रही होगी और सीधे तौर पे ऑपरेशन सिंदूर का असर पूरे पटना में, पूरे बिहार में देखने को मिल रहा है। हर तरफ तिरंगा लगाया गया है, तिरंगा लगाकर पीएम मोदी का स्वागत किया जा रहा है। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हुए तमाम पोस्टर आपको दिखाई देंगे कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के वो पोस्टर और वो बैनर्स आपको दिखाई देंगे कि पीएम मोदी को किस तरीके से उसके लिए पूरे पटना के लोग, पूरे बिहार के लोग थैंक्स कर रहे हैं। भारत माता तेरी जय हो, विजयी हो। ऑपरेशन सिंदूर के हर तरफ तोरण द्वार लगाए गए हैं। पीएम मोदी की बड़ी तस्वीरें और सेना के जवानों की तस्वीरें इस पे चस्पा की गई हैं। निश्चित तौर पे देखिए, एक तरह से गौरवशाली ये वक्त है जब ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार पीएम मोदी पटना आ रहे हैं। पटना की धरती से ही उन्होंने आतंकवादियों को और जो देश के जो गुनहगार हैं उनको एक तरह से एक संदेश देने का काम किया था, देश दुनिया को संदेश देने का काम किया था। उसके बाद से ही ये माना जा रहा था कि पीएम जब यहाँ आएंगे तो उनका इसी तरीके से इस्तकबाल होगा, इस तरीके से उनका स्वागत किया जाएगा। और वो स्वागत की तस्वीरें देखिए किस तरीके से लोग यहाँ पे अभी से ही कतार में खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। हालांकि अभी थोड़ा वक्त है, 5 बजे करीब वो वहाँ से निकलेंगे पटना एयरपोर्ट से। उसके बाद सीधे वो तकरीबन जो 4.5-5 किलोमीटर का स्ट्रेच है उसको पूरा करते हुए यहाँ पहुँचेंगे और यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर बीजेपी कार्यालय है, तो बीजेपी कार्यालय पर जाकर वहाँ पर कोर कमेटी के साथ उनकी एक बैठक होगी। उसके बाद राजभवन में विश्राम। तो यह आज का कार्यक्रम है। कल फिर वो बिहटा निकलेंगे, माफ कीजिएगा, विक्रमगंज निकलेंगे और वहां पे तकरीबन 50,000 करोड़ की 16 परियोजनाएं हैं, उसका वो वहां से शिलान्यास उद्घाटन कार्यक्रम है। उसके बाद वहां जनसभा को संबोधित करेंगे। तो एक तरह से कहा जाए तो पीएम के आगमन को लेकर पूरा पटना सज चुका है। पूरे पटना के लोग उनके इस्तकबाल के लिए आपको हर जगह चप्पे चप्पे पर दिखाई देंगे। शिखा, जाहिर सी बात है। और चूंकि एयरपोर्ट के उद्घाटन का भी कार्यक्रम है, जाहिर है ये एयरपोर्ट एक ऐसा है, क्योंकि मैं भी बिहार से हूं और इस बात को समझती हूं कि वहां पर एयरपोर्ट की कितनी ज़्यादा ज़रूरत थी। तो उसके उद्घाटन को लेकर के क्या कुछ तैयारी की गई है, जो शिलान्यास होना है उसको लेकर क्या तैयारी है इसमें? जी देखिए, पटना एयरपोर्ट की तैयारी पूरी हो चुकी है। पटना एयरपोर्ट का जो नया बिल्डिंग है, जो नया बिल्डिंग बनाया गया है, उसमें बड़े सारे ट्रेवलेटर, एस्केलेटर और तकरीबन जो कई सारे चेक पॉइंट्स, जो बैगेज काउंटर्स और तमाम जो काउंटर्स होते हैं वो बनाए गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा विमान वहाँ पे पार्क हो सकें, उनके लैंडिंग की व्यवस्था हो, क्योंकि पहले जो एयरपोर्ट था काफ़ी छोटा था, रनवे काफ़ी छोटा था, जिसको लेकर बड़े विमान यहाँ नहीं उतर सकते थे। बोइंग विमानों को यहाँ उतारने में तकलीफें होती थी, जिसको लेकर काफी दिनों से ये डिमांड थी। और एक तरह से कहा जाए तो वो डिमांड आज पूरी हो गई है। और एक तरह से प्रधानमंत्री आज इसका उद्घाटन करेंगे। उसके बाद जो बिहटा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, उसकी भी डिमांड कई दिनों से थी, उसकी भी डिमांड थी। कई लोगों कई सालों से उसके लिए भी कई बार डीपीआर बनाए गए, कई बार उसकी परियोजना बनाई गई, लेकिन आज उसका भी शिलान्यास पीएम मोदी करेंगे। तो निश्चित तौर पे ये दोनों जो अहम एक कहा जाए तो सौगात है जो पटना वासियों को, बिहार वासियों को मिलने वाली है, जिसका इंतजार सबको आज था। और पीएम मोदी अब आ चुके हैं, पटना लैंड कर चुके हैं। तो निश्चित तौर पे ये दोनों कार्यक्रम अभी होने वाले हैं। थोड़ी देर में आपको दिखाई देगा कि किस तरीके से पीएम मोदी पटना एयरपोर्ट का उद्घाटन करते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो बिहटा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का शिलान्यास भी करेंगे। बिल्कुल सर्वेश, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार में अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं वो जात पात पर लड़े जाते हैं, लेकिन दक्षिण बिहार को साधने की कोशिश है और जात पात से इतर राष्ट्रवाद को लेकर के जो है इस बार बीजेपी चुनाव बिहार में लड़ना चाहती है। तो एक तरीके से एक स्ट्रैटेजी है या फिर एक एक्सपेरिमेंट है, ये कितना कारगर बिहार में साबित होता हुआ नजर आ सकता है? ग्राउंड जीरो पर क्योंकि आप मौजूद होते हैं, तो क्या कुछ बदलाव आपने ऑपरेशन सिंदूर के बाद महसूस किया? देखिए, एक सेंटिमेंट है लोगों में, एक भावना है और देश प्रेम की जो भावना होती है वो सबसे ऊपर होती है और उसका असर साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से पाकिस्तान को लेकर लगातार जो पिछली कई सरकारें रही हैं, उनके अंदर वो इच्छा शक्ति नहीं थी कि पाकिस्तान के खिलाफ इस तरीके से निर्णायक तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो निर्णायक कार्रवाई पीएम मोदी ने कई मौक़ों पर की है और उन्होंने दिखाया है कि इच्छा शक्ति हो तो पाकिस्तान का किसी भी दूसरे दुश्मन देश को घुटनों पे लाया जा सकता है और पीएम मोदी ने ये करके दिखाया है। लोगों में इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा खुशी है, काफ़ी ज़्यादा देश भावना की जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं और निश्चित तौर पे इसको भुनाने की कोशिश बीजेपी करेगी, क्योंकि बिहार में चुनाव है तो आपको देखेंगे तिरंगे जो लगे हुए हैं इस बात के सबूत हैं कि किस तरीके से आज देश प्रेम की भावना लोगों में ऑपरेशन सिंदूर के बाद किस तरीके से सर चढ़ के बोल रहा है। लोग हर तरफ अब पीएम मोदी की जय जयकार कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान को धूल चटाने
की कार्रवाई पीएम मोदी ने की है, जिस तरह की इच्छा शक्ति उन्होंने दिखाई है, आज तक किसी भी बड़े राजनेता ने इस तरह की इच्छा शक्ति नहीं दिखाई, या किसी भी पीएम ने कोई इस तरह की कोई पहल नहीं की जिसमें पाकिस्तान को हर मोर्चे पर, चाहे वो कूटनीतिक मसला हो या रणनीतिक मामला हो या फिर फौज की तरफ से जवाब देने की बात हो, उन तमाम मसलों पर पीएम मोदी ने कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जाए तो बड़ी लकीर खींच दी है। और जिसका असर इस चुनाव में देखने को मिलेगा। लोगों में एक देश प्रेम की जो भावना है उसको लेकर पीएम मोदी के प्रति एक बहुत बड़ा सम्मान उभर कर सामने आया है। और निश्चित तौर पे आज इस बिहार के चुनाव में भी पीएम मोदी ही चेहरा है इस चुनाव में भी। तो निश्चित तौर पे इस बात को अगर बीजेपी भुनाने की कोशिश करती है तो इसमें कोई दो मत नहीं है कि उसको इसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि लोगों में इस बात को लेकर काफी ज्यादा खुशी है कि इस एक प्रधानमंत्री ने तमाम लोगों के सम्मान की बात की, माताओं बहनों के सिंदूर की रक्षा की, और इसीलिए ऑपरेशन सिंदूर नाम देने के पीछे जो प्रधानमंत्री मोदी का मकसद था उसमें जिस तरीके से कामयाबी मिली है उसको लेकर एक बार फिर से लोगों में काफी ज्यादा एक तरह से कहें तो सम्मान है पीएम मोदी को लेकर। इस सम्मान को एक बार फिर से भुनाने की कोशिश बीजेपी करेगी और निश्चित तौर पर रणनीतिक तौर पर जीत होगी पीएम मोदी की। हाँ, लेकिन लालू परिवार में सर्वेश इस समय जो उठापटक चल रही है उसका असर कितना इस समय ग्राउंड पर आपको महसूस हो रहा है? और प्रधानमंत्री मोदी का इसी बीच में आना, बीजेपी जिस तरीके से रणनीति बनाकर काम कर रही है, और जैसा कि मैंने और आपने पहले भी चर्चा की, जो कि एयरपोर्ट का निर्माण हो रहा है, तो ये अपने आप में बिहार की जनता के लिए बहुत बड़ी बात है। सालों साल से वहां पर एयरपोर्ट का निर्माण नहीं हुआ। ऐसे में दोनों सेंटिमेंट्स को अगर सामने ला करके रखें तो क्या ऐसा लगता है कि बीजेपी अपनी बढ़त आने वाले दिनों में इस चुनाव में बना पाएगी? जी निश्चित तौर पर देखिए, ये सिखा जो लालू प्रसाद यादव के परिवार में जो कुछ चल रहा है और अभी भी हालांकि वो चल ही रहा है। आज भी इस मामले में तेज प्रताप यादव के तलाक के मामले में सुनवाई थी, अब अगली सुनवाई 21 जून को होगी। तो निश्चित तौर पर देखिए जिस तरीके के हालात बने हुए हैं लालू परिवार में, और जिस तरीके से कई यादव परिवारों को टारगेट किया गया है, लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से भले ही उन्होंने बात की हो, नैतिकता की बात की हो, महिलाओं के मान सम्मान की बात की हो, लेकिन जिस तरीके से चाहे वो अनुष्का यादव हों, ऐश्वर्या राय हों या निशु सिन्हा जो तीसरी लड़की है उसका नाम जिस तरीके से आ रहा है इस पूरे मामले में, और उस पर लालू प्रसाद यादव चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने अपने बेटे को परिवार से और पार्टी से निकालकर इस बात की पुष्टि कर ली है, इस बात की पूर्ति कर ली है कि चलो मामला निपट गया। लेकिन ऐसा नहीं है। जिन परिवारों के ऊपर ये जो समस्या बनकर सामने आई है, तेज प्रताप यादव ने जो कुछ किया है उसकी वजह से जो परिवार अभी सख्ते में है, जो परिवार अभी डायलेमे से गुजर रहे हैं, या जिस परिवार के पे मुसीबतों का पहाड़ टूटा है, उसके लिए लालू प्रसाद यादव ने कोई फैसला नहीं लिया है, जिसको लेकर एक तरह से कहा जाए तो तमाम बिहार के लोगों में एक सवालिया निशान खड़ा हो गया, सवाल खड़ा हो गया लोगों पे कि आखिर लालू परिवार ने बाकी लोगों के लिए क्या किया। ठीक है, बेटे को तो उन्होंने पार्टी से निकाल दिया, लेकिन अनुष्का यादव का क्या कसूर था, ऐश्वर्या राय का क्या कसूर था? जब 12 साल से तेज प्रताप यादव का अनुष्का यादव के साथ रिश्ता था तो लालू प्रसाद यादव कहाँ सो रहे थे? क्यों नहीं उन्होंने इस पर कोई ठोस पहल की? और उस वैसी परिस्थिति में बेटे की शादी ऐश्वर्या राय से क्यों कराया? दबाव में शादी कराने के पीछे वजह क्या थी? तो ये तमाम मुद्दे हैं, और इस बीच में पीएम मोदी अब पटना आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हालांकि वो मामला तो कहीं ना कहीं आज गौण है, क्योंकि आज लोगों के अंदर सिर्फ देश प्रेम की भावना उमड़ रही है। सीधे तौर पर ऑपरेशन सिंदूर की जो जीत है उसकी एक सेलिब्रेशन के तौर पर देखा जा रहा है, और पीएम मोदी जब रोड शो करेंगे तो उस सेलिब्रेशन की वानगी भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन जहां तक तेज प्रताप यादव का मसला है, लालू प्रसाद यादव की फैमिली में जो कुछ चल रहा है उसका असर चुनाव में होगा, क्योंकि महिलाओं में काफी ज्यादा गुस्सा है, और इस गुस्से को उभारने की कोशिश तमाम जो सत्तारूढ़ी दल हैं वो कर रहे हैं। और जो कोशिशें हैं वो प्रधानमंत्री मोदी हों, गृह मंत्री अमित शाह हों, या फिर वहां पर सम्राट चौधरी हों, उनकी तरफ से पूरी तरीके से सर्वेश हो भी रहा है। लेकिन महिलाओं का वोट बैंक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए बिहार में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसी का फायदा नीतीश कुमार को मिला है, और महिलाएं हैं जिनकी वजह से आज भी नीतीश कुमार अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। उस पूरे ग्रुप को टारगेट करने के लिए बीजेपी क्या पहल इस समय कर रही है? और दूर दराज के इलाकों की अगर मैं बात करूं, सीमांचल के एरिया की बात करूं, तो वहां पर क्या कुछ इस समय बीजेपी की तरफ से कोशिशें हो रही हैं? सर्वेश, देखिए सीमांचल की बात आपने कही है। सीमांचल में आपने देखा होगा कि बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं का कार्यक्रम भी हुआ है, और लगातार उस इलाके में जो कार्यक्रम हो रहे हैं, और लगातार उस इलाके के और भी कार्यक्रम अभी आएंगे। पीएम मोदी भी जाएंगे, अमित शाह का भी दौरा होगा। जहां तक आपने महिलाओं की बात की है, तो महिलाओं के पक्ष की अगर बात करें तो महिलाओं के पक्ष में बिहार सरकार में, जब से एनडीए की सरकार बिहार में आई है तब से महिलाओं के पक्ष में काफ़ी कुछ काम हुआ है। चाहे पंचायत में आरक्षण देने का मसला हो, या फिर महिलाओं के लिए जो
छात्राएं हैं उनके लिए साइकिल योजना की शुरुआत हो, पोशाक योजना की शुरुआत हो, हुनर कार्यक्रम, मुस्लिम महिलाओं के लिए हुनर कार्यक्रम की शुरुआत की बात हो, तो ये तमाम जो पहल हैं वो कहीं ना कहीं ये एनडीए के पाले में महिलाओं के वोट को करते हैं। आंगनवाड़ी सेविकाओं की बात हो, जीविका दीदियों की बहाली की बात हो, तो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और जो बीजेपी की सरकार है उसके पक्ष में कहीं ना कहीं एक माहौल बनाते हैं। और उस माहौल का ही असर है कि आज जो भी एनडीए के लोग हैं वो इस बात को मान कर चलते हैं कि महिलाओं का वोट उनके पाले में है। हालांकि तेजस्वी यादव ने उसमें डेंट लगाने की कोशिश की थी। माई बहन मान योजना के तहत उन्होंने कोशिश जरूर की थी कि कहीं ना कहीं इस वोट बैंक को अपने पाले में किया जाए, लेकिन तेज प्रताप यादव के प्रकरण के बाद अब एक बार फिर से महिलाओं का गुस्सा जो है लालू यादव फैमिली पे है। और सीमांचल की अगर बात करें तो सीमांचल में जो वोट बैंक लालू प्रसाद यादव का था उसको दरकाने की कोशिश ओवैसी कर रहे हैं। वहां पे ओवैसी जिस तरीके से मुस्लिम उम्मीदवारों को लेकर सामने आ रहे हैं, प्रशांत किशोर जिस तरीके से मुस्लिम और यादव कैंडिडेट को सामने लेकर आ रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव के वोट बैंक में सेंधमारी होगी। और निश्चित तौर पर वैसी परिस्थिति में एनडीए अगर अच्छे कैंडिडेट को वहां सामने लाता है तो एनडीए की जीत होगी। नहीं, लेकिन सर्वेश मुझे एक बात बताइए, प्रशांत किशोर जिस तरीके से अपनी पार्टी लेकर के बिहार में आए, उनका एजेंडा बहुत क्लियर था। उन्होंने कहा कि जात पात से हट करके हम राष्ट्रवाद पर बात करेंगे, हम व्यक्ति विशेष के बारे में जिक्र करेंगे, हम जरूरतों का जिक्र करेंगे। बीजेपी भी कहीं ना कहीं इसी लाइन पर इस बार बिहार में चुनाव लड़ना चाहती है, जिसमें राष्ट्रवाद एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अब ऐसे में कहीं ये दोनों ही मुद्दे और दोनों का ही एंगल कोइंसाइड तो नहीं करता नजर आ रहा है, और अगर ऐसा होता भी है तो प्रशांत किशोर की भूमिका इस पूरे चुनाव में क्या रहने वाली है? देखिए, प्रशांत किशोर उम्मीदवारों का चयन किस तरीके से करते हैं ये काफ़ी दिगर होगा देखना, क्योंकि प्रशांत किशोर पिछली बार उपचुनाव में उन्होंने जो कैंडिडेट खड़े किए उसमें कहीं ना कहीं उन्होंने आरजेडी और महागठबंधन के जो वोट बैंक है उसको डेंट करने की कोशिश की थी, और उसमें डेंट भी हुआ था, जिसकी वजह से चारों के चारों सीट एनडीए को मिल गई। अब ऐसी परिस्थिति में एक बार फिर से देखना होगा कि प्रशांत किशोर अपनी पार्टी से कैसे उम्मीदवार खड़े करते हैं, कि इनको चुनाव मैदान में उतारते हैं, उनका जातीय समीकरण क्या होता है। जहाँ तक राष्ट्रवाद की बात प्रशांत किशोर कर रहे हैं तो वो मुद्दा तो एक तरह से सीधे तौर पे कहा जाए तो वो एनडीए के पाले में है। राष्ट्रवाद पे अगर बात करें कि अगर किसी को वोट मिलेगा तो वो सीधे तौर पे एनडीए को मिलेगा, पीएम मोदी को मिलेगा, नीतीश कुमार को मिलेगा, न कि इसका महागठबंधन को इसका कोई भी वोट बैंक में कोई भी दरार पड़ेगी और इसमें महागठबंधन को कोई फायदा होता हुआ दिख रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में प्रशांत किशोर की अगर आप बात कर रही हैं तो प्रशांत किशोर कैंडिडेट कौन से देते हैं, किस तरह के कैंडिडेट देते हैं, किस जाति वर्ग के कैंडिडेट देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। राष्ट्रवाद की बात वो करते रहे, लेकिन राष्ट्रवाद जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं अभी एनडीए के लिए काफी सशक्त मुद्दा है और एनडीए को उसके पाले में जाता हुआ दिख रहा है। जो तस्वीरें हैं तो तस्वीरें बता रही हैं कि आज जो भी राष्ट्रवाद के नाम। हाँ सर्वेश, मेरा सवाल ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है इस समय क्योंकि आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी के बीच में आम आदमी पार्टी की भूमिका, हरियाणा चुनाव हो या फिर हिमाचल का चुनाव, एक तरीके से आम आदमी पार्टी जो है वोट कटवा के तौर पर ही मौजूद रहे, तो क्या इस बार चूंकि राष्ट्रवाद पर या फिर जात पात से हटकर अगर प्रिसाइजली मैं ये बोलूँ तो ऐसा लगता नहीं कि इसका जो नुकसान है वो एनडीए को हो सकता है बिहार में? क्योंकि जाहिर है जात पात पर जो वोट करने वाले लोग हैं वो तो आरजेडी के खेमे में है, वो महागठबंधन के खेमे में है। जो जात पात पे वोट नहीं कर रहे हैं वो एनडीए को चुनते हैं, और अगर ऐसे में प्रशांत किशोर होते हैं बीच में, अगर वो है इस बार, तो फिर जाहिर है उसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है डायरेक्टली। अब देखिए शिखा, आपने जो सवाल पूछा है सीधे तौर पे जवाब उसका यही है कि कैंडिडेट कौन होंगे प्रशांत किशोर के पास, किनको वो खड़ा करना चाहते हैं। आनंद मिश्रा जो कि एक आईपीएस थे, वो प्रशांत किशोर के साथ थे और पार्टी में बड़ी भूमिका उनकी थी। उन्होंने बक्सर से चुनाव भी लड़ा था, आपको याद होगा। आनंद मिश्रा जो बक्सर से चुनाव लड़े थे लोकसभा का, अब वो आनंद मिश्रा बक्सर से बीजेपी के कैंडिडेट बनना चाहते हैं और बीजेपी से कहीं ना कहीं वो टिकट की डिमांड कर रहे हैं और पाला बदलने की फिराक में है। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो कि वोट काट सकते थे एनडीए का, वो कहीं ना कहीं एनडीए के संपर्क में है। और ये बात काफी स्पष्ट हो चुकी कि ऐसी परिस्थिति में प्रशांत किशोर के पास कैंडिडेट कौन है, किनको वो किस जगह से चुनाव मैदान में उतारते हैं, उस स्थान का जातीय समीकरण क्या है, उस स्थान पर जो जातीय समीकरण है उसके मुताबिक प्रशांत किशोर क्या कैंडिडेट दे पाते हैं, और वो कैंडिडेट देते हैं तो क्या वो आरजेडी का वोट काट रहा है या फिर एनडीए का वोट काट रहा है, ये भी देखने वाली बात होगी। तो तस्वीरें अभी साफ नहीं है, लेकिन हाँ
कोशिश जरूर है प्रशांत किशोर की कि वो इस विधानसभा चुनाव में अपना कुछ सीटें अर्जित करें, लेकिन जिस तरीके से उपचुनाव में उनको मुंह की खानी पड़ी है, अगर उसी तरीके से कैंडिडेट का वो चयन करते हैं तो निश्चित तौर पर एक बार फिर से एनडीए को बढ़त मिलेगी। शिखा, ठीक है सर्वेश, बने रहिएगा। अस्मित भी इस समय पटना वुमेन्स कॉलेज से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अस्मित, आपकी जहां मौजूदगी है वहां पर क्या तैयारी नजर आ रही है, क्योंकि यही वो मेन चौराहा है जहां से भव्य स्वागत भी प्रधानमंत्री मोदी का होने वाला है। क्या कुछ विशेष तैयारी यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल शिखा, देखिए जगह जगह पर तैयारी की गई है और यहाँ भी कई ऐसे स्टेज मंच बनाए गए हैं जहाँ से प्रधानमंत्री का सीधे तौर पर स्वागत किया जाएगा। और मेरे पीछे जेडीयू के कार्यकर्ता आपको नजर आ रहे होंगे और जेडीयू भी आज खास तैयारी कर रही है। और प्रधानमंत्री जब इसी सड़कों से होकर के बीजेपी कार्यालय की तरफ बढ़ेंगे तो जेडीयू के कार्यकर्ता भी उनके स्वागत के लिए खड़े रहेंगे। कई जगह पर जहाँ पर मैं मौजूद हूँ इस समय, वहाँ पर एक स्टेज बनाया गया है जहाँ पर शंखनाद किए जाएंगे और जब प्रधानमंत्री का काफिला इधर से गुजरेगा तो जेडीयू के कार्यकर्ता शंखनाद करवाएंगे और उसके लिए खास तैयारी की गई है। थोड़ी देर पहले मेरी बात नीरज कुमार से हो रही थी, जेडीयू के एमएलसी हैं। उन्होंने कहा जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, प्रधानमंत्री खुद इसके सूत्रधार रहे और खास उनका एक तरह से स्वागत जो हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो बड़ी संख्या में कार्यकर्ता इसमें जुड़ रहे हैं, जगह जगह से लोग पहुंचे हैं और यहाँ पर भी इसी तरह की तैयारी की गई है। पूरे पटना के बेली रोड को रंग बिरंगे लाइट्स, रंग बिरंगे कपड़ों से और साथ ही साथ जो तिरंगा है भारत का उससे सजाया गया है। पूरा पटना का बेली रोड का सड़क लहरा रहा है तिरंगा से। जैसे ही प्रधानमंत्री पटना एयरपोर्ट से निकलेंगे वो इसी रास्ते से होकर के पटना के बीजेपी कार्यालय जाएंगे। खास तैयारी है, जगह जगह तैयारी है स्वागत की, बस इंतजार है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना की सड़कों पर। जरा तस्वीरें अस्मित एक बार दिखाइएगा, आपके पीछे मैं बहुत हलचल देख पा रही हूँ, जरा तस्वीरें दिखाएं प्लीज। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ जेडीयू के कार्यकर्ता हैं। आप लोग भी आज तैयारी पूरा कर रहे हैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए? पूरे एनडीए के कार्यकर्ता, खासकर जदयू के और बीजेपी के तमाम पार्टी के गठबंधन के लोग, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री और बिहार के लोकप्रिय विकास पुरुष मुख्यमंत्री जी के स्वागत में पूरे जन सैलाब हो गई है पटना के पाटलिपुत्रा की सड़क पर। लेकिन सिर्फ एक ही नारा लग रहा है, जेडीयू भी खास देश का प्रधानमंत्री कैसा हो, नरेंद्र मोदी जैसा हो, और बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, 2025 और देश के सेना की हम लोग सलाम करते हैं और भारत के सेना को हम लोग गर्व से नाम लेते हैं। यही अच्छा, प्रधानमंत्री का जेडीयू किस तरह से स्वागत करेगी आज जब आप तो देख रहे हैं 44 डिग्री 40 डिग्री के गर्मी में पूरा जेडीयू के तमाम कार्यकर्ता खड़ा है। देख लीजिए जेडीयू के कार्यकर्ता के विकास देखे, कोई दूसरा पार्टी नजर नहीं आ रहा। आप भी जानते हैं, आप भी देखे हैं 18 साल में 24/7 नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से बिहार की तकदीर और तस्वीर बदलने का काम किया, जिस बिहार में लोग आज तक सड़क नहीं देखा था, बिजली नहीं देखा था, लॉ एंड ऑर्डर, सिपाही पुलिस नजर नहीं आता था। देखिए ये अस्मित, ये लोगों की भावनाएं हैं और इन्हीं भावनाओं को बटोरने के लिए पीएम पहुंच भी रहे हैं।